प्रॉब्लम हमने सारे इसके लॉज ऑफ मोशन के टाइम में कर लिए, सारे तरह के क्वेश्चन किए थे, मतलब ऐसा नहीं कुछ नया क्वेश्चन यहाँ आ गया, ठीक है। बट एक बार थ्योरी रिविजिट कर लेते हैं खाली, क्योंकि हमने एक सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ लिया, तो उसमें सेंटर ऑफ मास के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या पॉइंट लग जाएंगे वो पता चल जाएगा। सो आइए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम डिस्कस करते हैं, और इन लाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है पार्टिकल का पता है, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। बोलिए हाँ या ना। मोमेंटम का मतलब पता है, मास इंटू वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन किधर होता है मोमेंटम का, वेलोसिटी की तरफ होता है, सही है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स जो पार्टिकल पे लगता है एक्सटर्नल फोर्स दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। पढ़ा है ये, ठीक है। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। बोलिए समझ में आ रहा है। फॉर अ सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हो सिस्टम में, तो नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैसे लिखेंगे, जितने भी पार्टिकल हैं उनकी मोमेंटम का वेक्टोरियल सम, सबकी मोमेंटम को क्या करेंगे, वेक्टर से जोड़ देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत। मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकालना है तो क्या करेंगे, सभी पार्टिकल के मोमेंटम वेक्टर को ऐड करेंगे, समझ गए। अभी थोड़ी देर पहले सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पढ़ाया था, ये एक्सप्रेशन पता है सबको। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये बताइए, सारा मास जो लिखा हुआ है इसको उठा के इधर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। इससे हमने क्या प्रूव किया है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का नेट मोमेंटम जो होता है दैट इज इक्वल टू इंटायर मास ऑफ द सिस्टम, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 करके mn तक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, आर वी गेटिंग मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर। सिस्टम का सारा मोमेंटम अगर एक बार में लिखना तो क्या लिखेंगे, सिस्टम का सारा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलिए समझ में आया है, सिस्टम का सारा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का है मोमेंटम इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आगे बढ़िए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। से बता दिया आपको। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब हुआ कि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके लिए न्यूटन्स लॉ क्या कहेगा, क्योंकि हमने जो न्यूटन्स लॉ डिफाइन किया था वो एक बॉडी के लिए किया था, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो चूंकि अब पी ऑफ सिस्टम इतना लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे dv/cm/dt का एक टर्म मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहले मैं इसको पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखता था पॉइंट ऑब्जेक्ट का, अब मैं इसको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखूंगा। तो न्यूटन्स लॉ अगर सेंटर ऑफ मास के पर्सपेक्टिव में लगाया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ द इंटायर सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सारे सिस्टम के मास को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। पुलिस समझ में आया। इफ एफ एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 0, मान लीजिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुई। सबसे पहले तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का प्रोडक्ट 0 होगा। क्या हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा अगर मास ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, हाँ या ना। अरे बोलिए। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या था, अगर आप याद करें, आज ही मैंने पढ़ाया आपको। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब था m1a1 प्लस m2a2 प्लस डॉट 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 mnan होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। बोले सही है। तो इससे अगर ये 0 पुट कर दें हम इसको, तो क्या हम इससे ये लिख सकते हैं कि m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर प्लस mnan वेक्टर का टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यस सर। बोलिए समझ में आया। अरे बोलो। क्लियर है m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर का समेशन जो होगा पूरा का पूरा वो आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अब सुनिए, एक तो एक्सेलरेशन का पॉइंट आ गया, यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का ये भी मतलब हुआ कि dp बाई dt ऑफ सिस्टम क्या हो गया बताइए, जीरो हो गया। सही है। किसी चीज़ का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जीरो कब होता है? जब वो चीज़ कांस्टेंट हो। किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब वो चीज़ कांस्टेंट हो। ठीक है, इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट हो गया। मोमेंटम ऑफ सिस्टम किसके बराबर लिखना सीखा था बताइए? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बोलिए हाँ या ना। मास तो पहले से कांस्टेंट है, क्या हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद है क्या? मैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को ये लिख सकता हूँ, देखिएगा m1u1 प्लस m2 u2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। हाँ, इसको बताइए क्या लिख सकते हैं? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 वाला टर्म कट जाएगा, कटेगा ना? यस सर। तो अब क्या आ गया? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में यही पढ़ा था ना आपने? बोले सही है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी m1u1 वेक्टर प्लस m2u2 वेक्टर इक्वल टू m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर। यस सर। ठीक है, ये हमने लॉज ऑफ मोशन में सेम पढ़ा था, बट उस समय हम सेंटर ऑफ मास वाले टर्म्स को डिस्कस नहीं कर रहे थे। अब हम इनको भी डिस्कस कर रहे हैं। मोटा तौर पे आप ये समझ लीजिए, एकदम शॉर्ट में अगर बात करें, बहुत सारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो उसको एक पार्टिकल मान लीजिए। वो पार्टिकल कौन होगा? सेंटर ऑफ मास। पूरे सिस्टम का मास उसी पे आ जाएगा, और उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम मिलेगा, और उसके एक्सेलरेशन को मास ऑफ सिस्टम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिलेगा। और अगर फोर्स एक्सटर्नल जीरो होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? जीरो। और अगर फोर्स जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, यानी UCM इक्वल टू VCM। ठीक, जिससे कि हम ये डिडक्शन लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब इसमें मैं एक एडिशनल चीज़ पढ़ाता हूँ जो NCERT में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स में आते हैं। अगर आपको सिचुएशन ऐसी मिले कि एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर पार्टिकल जीरो है। देखिए, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब है? या तो सारे पार्टिकल्स रुके हुए हों, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि सिस्टम जैसे मान लो दो पार्टिकल का है, दोनों का मास m है, एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर। अब बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई कि नहीं हो गई? m1u1 वेक्टर प्लस m2u2 वेक्टर करोगे तो जीरो आ जाएगा ना। तो सेंटर ऑफ मास के इनिशियल वेलोसिटी के जीरो होने का मतलब ये नहीं कि सारे पार्टिकल रुके होंगे। इसका मतलब क्या है बताइए? सेंटर ऑफ मास जो होगा वो रुका होगा। ठीक, अगर ये भी सिचुएशन इस सिचुएशन के साथ सुपर इम्पोज हो जाए तो क्या होगा बताइए? चूंकि सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और आपने कह दिया कि एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने क्या कहा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होंगे बताइए? सेम होंगे। और इनिशियल वेलोसिटी आपने बोला जीरो है। बताइए, फाइनल वेलोसिटी को जीरो लिख सकते हैं कि नहीं? अभी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता क्या है? m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बोलिए सही है? m1 प्लस m2 जाके जीरो मिल जाएगा, उधर तो मिल जाएगा ना। तो क्या रिलेशन बन गया? m1v1 प्लस m2v2 डॉट 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 इक्वल टू जीरो। कब लगाना है बताइए? जब जो दो चीज़ें हों। क्या क्या हों बताइए? एक तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होनी चाहिए बताइए? जीरो होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ आपने वेलोसिटी लिखा है वहाँ वहाँ वेलोसिटी की जगह आप डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिख दीजिए, लाइक दिस। तो आपको क्या मिलेगा बताइए? ऐसा ही रिलेशन वेलोसिटी के लिए मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मिल जाएगा। m1 इंटू डेल्टा r1 प्लस m2 इंटू डेल्टा r2। ठीक है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो है ना। देखिए ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी तो जीरो होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी क्या होता है भाई? डेल्टा r बाई डेल्टा t होता है ना। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को जब हम तोड़ेंगे अलग अलग पार्टिकल में तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मिलेगा। वो तो जीरो के साथ खत्म हो जाएगा ना उधर। तो कुछ समझ में आ रहा है? ये आपको मिला। Thus law of conservation of linear momentum states what?
फॉर एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में डेफिनेशन लिखा गया है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो है, द फोर्स मे नॉट बी जीरो फॉर ईच पार्टिकल। देखिए नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये मत समझ लीजिए कि हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। अगेन मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए सिस्टम में दो ही पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये हुआ और एक पार्टिकल ये हुआ, इस पे हमने फोर्स लगाया है F वेक्टर और इस पे हमने फोर्स लगाया है -F वेक्टर। अब बताइए सिस्टम पे कितना फोर्स है? जीरो। सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं कि हर पार्टिकल पे फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोर्स हो सकता है। सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व हो जाएगा। क्लियर?